कल आपने देखा कि एक दुखद हादसा, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत का जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हो जाता है। उसी के साथ आपने देखा कि उनकी धर्मपत्नी भी उसी हेलीकॉप्टर में सवार थी और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 13 जो थे वो कुल सदस्य थे जिन्होंने जो है उनमें अपनी जान गंवा दी। उसी के साथ हमारे साथ बात करने के लिए रिटायर्ड जनरल लेफ्टिनेंट राकेश शर्मा जी हैं। उनके एनडीए बैच के 1978 जम्मू से हमारे साथ हैं। और सबसे पहले हम सर तस्वीर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, ये तस्वीर कब की है? ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये मेरे फेयरवेल टू आर्म्स की है। जब मैं रिटायर हो रहा था तो मेरा ही कोर्समेट, मेरा ही बैचमेट, मेरा ही बडी, मेरा ही साथी मेरे को वहाँ से विदा कर रहा था। तो ये मेरी जो 39 साल की नौकरी है उसकी अप्रिसिएशन में मेरे को फेयरवेल करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से बात करें, देश ने एक अनमोल हीरा जो खोया है उसकी जो आपूर्ति है वो पूरी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम इनसे जानना चाहेंगे। आज हम इनके पास आए हैं। सर, आप उनका जो पूरा कार्यकाल रहा उसके बारे में बताइए। आखिर उनके जिस तरह से उन्होंने पूरे देश में, अगर बात करें विदेश में जो है उन्हें माना जाता था, लोहा उन्होंने मनवाया है, आखिर उनके जीवन के बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा ये बहुत ही दर्दनाक घटना है जिसके बीच में हमने जनरल बिपिन रावत, मिसेस रावत और 11 और ब्रेव हार्ट्स को हमने खो दिया। और इस हादसे के बीच में सबसे प्रथम तो मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, अश्रु भरी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। और जनरल बिपिन रावत की 2 बेटियां हैं, उनके साथ में मैं सहानुभूति और संवेदना प्रकट करना चाहता हूँ। मैं पर्सनल लेवल के ऊपर में वो मेरे कोर्समेट थे, मेरे बडी थे, जैसे कि बोलते हैं नंबरी थे। तो मेरे को मेरे दिल के ऊपर में एक बहुत बड़ा घाव है और मुझे पर्सनल लॉस भी बहुत लगता है, क्योंकि कोर्समेट वो होता है जिसके साथ में आप बड़े पले होते हो, खेले होते हो, ट्रेनिंग की होती है। तो ये मेरे लिए पर्सनल लॉस है, लेकिन देश के लिए बहुत बड़ा लॉस है। देश ने एक बहुत बड़ा वीर योद्धा खोया है, एक नेशनल हीरो खोया है, वो जिसने कि अपने डंका सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बाहर के देशों में भी बजाई। उन्होंने जो हिंदुस्तान जिस पायदान पे था वहाँ से उठा के हिंदुस्तान की आर्म्ड फोर्सेस का जो लोहा मनाया, वो उनके कार्यकाल के बीच में जो भी उन्होंने कदम उठाए उससे हमारा सिर ऊंचा हुआ है। और उनका जो एक मंशा थी, जो एक सपना था कि अगले 5 साल में हम विश्व पावर बन जाएंगे, जैसे कि अभी बोलते हैं विश्व गुरु, उनका था विश्व पावर बन जाएंगे। और उसी कारण से उन्होंने रिफॉर्म्स चलाए थे, तो वो सपना कहीं बीच में टूट गया। मैं इस बात के लिए ये कहना चाहूँगा, देश के लिए बहुत बड़ा लॉस है और शायद हमें ऐसा वीर योद्धा आने में और कुछ वक्त लगेगा। मैं उनको बचपन से ही जानता हूँ, यानी कि जब 1974 में मैं और जनरल बिपिन रावत हम लोग नेशनल डिफेंस एकेडमी पूना में इकट्ठे ट्रेनिंग के लिए गए थे। हमने 3 साल ट्रेनिंग की और उस ट्रेनिंग के दौरान कंधे से कंधा मिला के बड़ी एक्टिविटीज़ की है, खेले हैं, कूदे हैं, दौड़े हैं और वेपन ट्रेनिंगें की हैं। उसके बीच में जो मैं उनको देखता था या बाकी लोग उनको देखते थे, एक भोला भाला सा एक पहाड़ी लड़का गढ़वाल का, जो कि हमेशा एक मैं बोलूँगा जोश के साथ में रहता था। और जोश के साथ साथ में वो पता नहीं कहाँ से होश भी लेके आया हुआ था। हम लोग भी जुनून वाले थे, लेकिन शायद उनमें एक फैमिली बैकग्राउंड में, उनके पिताजी आर्मी अफसर थे, बाद में वो लेफ्टिनेंट जनरल वो भी रिटायर हुए, तो उनमें वो कुछ ऐसा था। लेकिन सच बताऊं, जो उनके साथ में इंटरेक्शन करते थे हम लोग, तो उन्होंने कभी ये जाहिर नहीं होने दिया कि मेरे पिताजी एक जनरल हैं। वो डाउन टू अर्थ जनरल बिपिन रावत थे और साथ में उनका कोई ऐसा व्यवहार नहीं होता था कि मैं जनरल बनूंगा। उनका यही व्यवहार होता था, तुरंत का व्यवहार होता था, यार हम सब एक जैसे हैं,
हम सब मिलके करेंगे और पहला हमारा जो एम होना चाहिए, ये ट्रेनिंग को हम पार करें। बड़ी कड़ी ट्रेनिंग है क्योंकि बहुत लोग छोड़ के चले जाते थे, तो पहला उनका मुद्दा वो होता था। तो मैं वहाँ एनडीए का एक आपको छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। उसके बीच में जनरल रावत किसी चोट के कारण उनको एक स्टेप पीछे जाना पड़ा। कोई और होता तो दिल तोड़ देता, लेकिन उन्होंने इसको चैलेंज ले लिया, डिमोटिवेट नहीं हुए और उन्होंने दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत की। और जब मैं मिला था तो उन्होंने बोला था देखा जाएगा। और जब वो आईएमए में गए तो सबसे अग्रिम ऑफिसर यानी बेस्ट ऑफिसर स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से उनको नवाजा गया। तो ये था उनका छोटे होते का जुनून, जो उन्होंने हर कदम पे, हर जगह में, हर अपॉइंटमेंट में उन्होंने पाला। और बाद में बड़ी ऊंचाई के ऊपर में आके जितने भी ऑपरेशंस वगैरह लॉन्च किए वो काबिल तारीफ़ थे। मैं सच से बहुत ही दुखद हूँ कि ऐसा एक अच्छा इंसान, जो दिल का साफ सुथरा इंसान था, मैं ये कहूँगा सिंपल, स्ट्रेट बट बोल्ड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो जो चाहते थे, जो उनके मन में होता था, कभी रुकते नहीं थे, वो मुंह पे बोल देते थे। और उनकी एक दूसरी और आदत जो हमने छोटे हुए थे देखी, और बाद में जब वो एक यंग ऑफिसर थे, जो उनके यूनिट के अफसरों से पता लगता था कि वो बहुत ही कंपैशनेट थे। वो हर एक अपने जवानों को प्यार करते थे। वो उनके लिए ये नहीं था कि मैंने कुछ हासिल करना है, मैंने बड़ा बनना है, चाहे मेरे नीचे या साथ में कुछ हो जाए। तो वेलफेयर ऑफ ट्रुप्स, सोल्जर्स, उनकी एक फोरमोस्ट प्रायोरिटी होती थी जब वो यंग थे। और वही आदत उनको एक जवानों का हीरा बना के, उनके दिल का हीरा बना के उनको रखता था। वो उनके साथ में घुल मिल के रहते थे। उसी कारणवश से उन्होंने बहुत तरक्की की और आस्ता आस्ता कर करके एक के बाद एक अच्छा ओहदा वो पाते गए। तो ये एक बहुत ही बड़ा लॉस है। आर्म्ड फोर्सेस की बात करते हैं, जिस तरह से उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस को बहुत ही ऊंचाइयों पर जो है वो पहुंचा दिया, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप थोड़ी सी इस पर रोशनी डालें। देखिए, उनकी कंट्रीब्यूशंस की अगर लिस्ट में बोलूँ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर शॉर्ट में मैं कहना चाहूँ कि जनरल बिपिन रावत ने हर फील्ड में, हर स्टेप के बीच में, चाहे वो डिव कमांडर थे, चाहे कोर कमांडर थे, चाहे वो चीफ बने और बाद में सीडीएस, हर कदम में उन्होंने कुछ ना कुछ नया सोच की और नया कंट्रीब्यूट किया। जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे तो उन्होंने आर्मी का एक खोखलापन, जिसको बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन, आर्मी के लिए उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि हमारी बड़ी आर्मी है लेकिन मॉडर्न आर्मी नहीं है। तो इसीलिए हमें उसके लिए पैसे चाहिए, सिर्फ ऐसे नहीं होगा। तो उन्होंने बड़ी जोर से आवाज़ उठाई। मैं उधर ही होता था क्योंकि मैं भी तो डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन लॉजिस्टिक था, और हमने उनको देखा है कि वो अपना कितना फोर्सफुल तरीके से अपना पॉइंट, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स थे, चाहे डिफेंस सेक्रेटरी थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, या किसी को भी वो प्रोजेक्ट करते थे। तो पहला उनका था मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी। आप जानते हैं हमारे जो इन्फेंट्री के पास में राइफलें नहीं थी, जो मॉडर्न वाली, उन्होंने AK-203 राइफल्स के लिए बोला हम बनाएंगे अगर तो 10 साल लग जाएंगे, मुझे लाखों राइफलें बाहर से चाहिए ताकि इन्फेंट्री को दे सके। तो वो उन्होंने जो सबसे बड़ी आर्मी की चीज़ है वो उसको किया। उन्होंने बोला तोप खाने के बीच में हमारे पास में माउंटेन्स, जबकि चाइना सिर ऊपर से उठा रहा था कि हमारे पास में ऐसी तोपें नहीं हैं जो माउंटेन्स के लिए हैं, जो लाइट कहीं से भी उठा के ले जाए। तो M777 अमेरिका के साथ में फास्ट ट्रैक करके डील कराई। तो ये मॉडर्नाइजेशन में उन्होंने किया। दूसरी चीज़ जो उन्होंने की, वो उन्होंने किया एक मॉरल फाइबर जो होता है, एक जो आर्मी का ईथोस एंड कल्चर होता है, उसके बीच में उन्होंने बोला कि मैं, हालांकि ये पहले काम चल रहा था लेकिन उन्होंने बड़े जोरों शोरों से उन्होंने ये काम लिया। करप्शन नो, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। जो कुछ होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा, और नीड भी चाहे कितना भी सीनियर हो उसको आर्मी से बर्खास्त कर दिया जाएगा।
उन्होंने ये फूल, ये ऑस्टेंशियस कल्चर, ये बड़े बड़े जो लेविश दिखावे, वो सब उन्होंने बंद कराए ताकि टाइम की बचत हो, पैसे की बचत हो, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। तीसरा बड़ा चीज़ उन्होंने जो उनका योगदान रहा है वो है एक एग्रेसिव स्पिरिट का। वो उन्होंने देश के बीच में जो पॉलिटी है उनको एक स्ट्रॉन्ग विल दिया। उन्होंने जो सर्जिकल स्ट्राइक पहली वाली जब कोर कमांडर थे तो म्यांमार के बीच में उन्होंने ही सारी प्लान की थी और उन्होंने ही रिकमेंड किया था कि चुप नहीं बैठेंगे, हम करेंगे, किया और अच्छा नतीजा पाया। और वही स्पिरिट लेके जब वो चीफ बने तो उन्होंने, जब उड़ी का इंसिडेंट हुआ था, वो वाइस चीफ थे और मैं डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस था, तो जब पूछा गया सब लोग बोलते थे कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे। वो बोलते ऑप्शन मत जनरेट करो, उनको ठोको, जब तक नहीं मारोगे पाकिस्तान जो है लातों का भूत है, वो ऐसे बात नहीं मानता है, तो मारोगे तो तब जाके ये सुधरेंगे। और फिर सर्जिकल स्ट्राइक दूसरी भी हुई, उनके टाइम पे भी बालाकोट भी हुआ। तो इस प्रकार से ये इनकी अगली कंट्रीब्यूशन थी। नेक्स्ट बिगर कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने बोला कि हमें जो है पाकिस्तान का ढोल बजाते रहते हो, ये बड़ा बड़ा है, लेकिन चाइना का हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। चाइना इज़ अ बिगर थ्रेट, हमको अपना फोर्स एंड फोकस यहाँ पर रखना चाहिए। और उनके टाइम पे हमने काफ़ी कुछ किया, जैसे आपको पता है गलवान के टाइम पे, उसके बाद में बहुत कुछ किया। आज हमने स्टैंस लिया उसके कारण चाइना ने समझा था कि हम उनको डरा लेंगे, लेकिन जो पहले डोकलाम में भी जनरल बिपिन रावत ही चीफ थे, उस टाइम पे मुंह तोड़ जवाब दिया और इसके बाद डोकलाम में दिया, तो वो चाइना को अभी ऐसा मतलब संभल गया है कि हिंदुस्तान कोई ऐसा नहीं है। और अंत में मैं ये बोलूँगा सीडीएस के कार्यकाल के दौरान उनकी ये बड़ी कंट्रीब्यूशन थी कि थिएटराइजेशन ऑफ कमांड, थिएटराइजेशन, जॉइंट सर्विसेज मींस आर्मी नेवी एयरफोर्स को इकट्ठा जोड़ना और कोई भी ऑपरेशन करनी तो इकट्ठा रिस्पांस देना। तो वो एक बहुत बड़ा उनकी देन थी। वो उनका सपना अधूरा ही रह गया हुआ है, काम सिर्फ शुरू हुआ है। और अगर वो रहते तो उन्होंने तय किया था कि 3 साल में मैं कर दूंगा जो कि दूसरे देश 10 से 15 साल में करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन थी। ऐसे और बहुत से हैं, लेकिन ये मेजर कंट्रीब्यूशंस थी उनकी। तो मैं कहूँगा कि हमने एक ऐसा इंसान खोया है जिसके बीच में एक कर गुजरने की कोई वो थी, जिसमें नेशन फर्स्ट की अप्रोच थी और जिसने कि सोचा कि कैसे मैं अपने जो भारतवर्ष की आर्म्ड फोर्सेस का नाम पूरे देश में रोशन करूं, देश की सिक्योरिटी को सुदृढ़ करूं। तो ऐसा एक योद्धा हमने खोया है, उसको हमने नेशनल हीरो घोषित करना चाहिए। सर, जाते हुए आपका बहुत कीमती वक्त जो है अभी, लेकिन जाते हुए मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी आपसे, जिस तरह से ये हादसा हुआ, इस तरह से कोई और हादसा कभी फ्यूचर में ना हो, उसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर बहुत से सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर कोई साधारण हम प्लेन की बात करते हैं उसमें भी इजेक्ट का ऑप्शन होता है या पैराशूट का ऑप्शन होता है, इसमें ये सारी चीज़ें जो है खुलकर सामने नहीं आ पा रही हैं। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे इस हादसे के ऊपर? देखिए, ये जो हादसा हुआ है और इसका कारण क्या है, मेरा इस पे खुलासा करना शायद इस वक्त प्री मैच्योर होगा। ब्लैक बॉक्स मिल गया हुआ है, वो सारी पूरा खुला चिट्ठा कर देगा कि क्या कारण था। कारण क्या भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मी-17 जिसमें वो जा रहे थे, दुनिया का सबसे एक अच्छा हेलीकॉप्टर है, सेफ है, इसने हर जगह में ऑपरेट किया है। हमारी बहुत पुरानी भी फ्लीट नहीं है और हमारी उस फ्लीट, अच्छी फ्लीट में से भी सबसे जो अच्छा हेलीकॉप्टर है वो वीवीआईपी के लिए लगाया जाता है, सबसे अच्छा पायलट लगाया जाता है, सबसे अच्छी पहले स्टडी की जाती है कि इस टाइम पे जाना, वेदर वगैरह का सब किया जाता है। तो उसके बावजूद भी अगर हादसा होता है तो जिसको बोलते हैं लोकल कंडीशंस, वेदर आप बोलते हो कि बिल्कुल ठीक है, गूगल भी दिखाता है, सब कुछ दिखाता है, लेकिन लोकल कंडीशन में गांधीनगर में बारिश हो रही है और छन्नी हिम्मत में नहीं हो रही होती है। तो उन चीज़ों को, अब हर चीज़ को तो नहीं बीच में आप ले सकते। तो हादसा क्यों हुआ, ये मैकेनिकली 99.9999% जो है फुल प्रूफ है, सारे के सारे सेफ्टी चेक होते हैं जी। लेकिन 100% नहीं बोलूँगा मैं। तो क्या मैकेनिकल था
तो क्या ये लोकल वेदर ने उस टाइम पे कुछ ऐसा अपना हाथ खोला? तो इसका मेरे लिए कुछ कहना वो नहीं है। कोई तो ये भी कवायद करी जा रहे हैं कि कोई साजिश हो सकती है। ऐसी वैसी जो है अफवाहें नहीं हम लोग फैलाएं तो अच्छी बात है। आज वो दिन बात करने का नहीं है, आज वो बात करने का है कि हम जनरल बिपिन रावत को कैसे श्रद्धांजलि और ट्रिब्यूट दे सकते हैं। हम उनकी आत्मा को स्वर्ग में कैसे एक शांति दे सकते हैं कि जो उन्होंने बीड़ा उठाया था, जो कार्य चलाया था, उसको हम साथ में लगे रहेंगे, उसको पूर्ण करेंगे और जो उनकी इच्छा थी, जो उनका सपना था, हम पूर्ण करेंगे। यही बड़ी श्रद्धांजलि होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ रिटायर्ड जनरल लेफ्टिनेंट राकेश शर्मा जी जम्मू से, जो कि उनके बैचमेट थे CDS बिपिन रावत के, और इन्होंने जो है हमारे साथ बात की, उनके जीवन पर जो है रोशनी डाली और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हम भी जम्मू बुलेटिन की तरफ से। और आप लोग भी अगर उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।